नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास पाप का घड़ा पार्ट 6। देवराज चौहान भजन सिंह के साथ शहर की सीमा पर बह रही छोटी सी नदी के खास हिस्से पर पहुंचा तो वहां रंजन गुप्ता को पहले से ही मौजूद पाया। उनके पास पहुंचने पर रंजन गुप्ता भजन सिंह को घूरने लगा। यहाँ सिर्फ हम दोनों नहीं मिलना था, रंजन गुप्ता ने देवराज चौहान से उखड़े लहजे में कहा। फिर इसे साथ क्यों ले आए? मैं किसी के सामने नहीं आना चाहता था। तुमने अपना काम बाखूबी पूरा किया। देवराज चौहान ने उसकी बात पर ध्यान न देकर गंभीर लहजे में कहा। वक्त पर अलार्म बंद था और जब कुछ लोगों के वॉल्ट लूटने की नाकाम कोशिश के पश्चात राजा की सेक्रेटरी ने वॉल्ट खुलवाकर चेक करना चाहा तो तुम्हारे कारण उस समय वॉल्ट खुलने से रह गया। रंजन गुप्ता ने सिर हिलाया। मैं उस वक्त वॉल्ट कैसे खुलने देता? तब तो तुम लोग भीतर थे। अगर वॉल्ट खुल जाता तो सब कुछ सत्यानाश हो जाना था। सुबह वॉल्ट खुलने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? देवराज चौहान ने पूछा। सब कुछ ठीक रहा। ऑफिस की तरफ से कटी दीवार को कोई मतलब न समझ पाया। हर कोई इसी नतीजे पर पहुंचा है कि कुछ लोगों ने वॉल्ट लूटने की नीयत से यह सब किया, परंतु सब लॉकरों को ठीक ठाक बंद पाकर यही सोचा गया कि लुटेरे लॉकरों को नहीं खोल पाए। तुम्हारे बगल वाले ऑफिस का मालिक अमरनाथ वर्मा खस्ता हालत में मिला। उसने तुम्हारे बारे में तो बताया, परंतु इसके अलावा वह अन्य किसी के बारे में बता पाने में असमर्थ है। देवराज चौहान ने गंभीरता से सिर हिलाया। और राजा का लॉकर? दोपहर 1 बजे राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह, सेक्रेटरी प्रताप सिंह अपने सिक्योरिटी गार्डों के साथ वहां पहुंचे। उनके लॉकर को खोला गया। सब कुछ ठीक ठाक था। उन्होंने जेवरात चेक किए। उस वक्त वॉल्ट के मालिक सूर्यकांत वधवा, श्याम सिंह तनेजा, पुलिस कमिश्नर तथा और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में गहनों की तसल्ली की गई। तब राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सब कुछ ठीक है, जेवरात पूरे हैं। तब मैंने यह बात उठाई कि शनिवार रात सेक्रेटरी प्रताप सिंह बहुत ज़्यादा बोल रहा था, जबकि हम वॉल्ट की सुरक्षा की गारंटी दे रहे थे। लिहाजा लिख कर देना होगा कि जितने जेवरात रखे गए, जिस स्थिति में रखे गए, उसी ही स्थिति में प्राप्त किए गए। सुरेंद्र प्रताप सिंह की निगाहों में यह मामूली बात थी और उसने लिखित रूप में दे दिया। यह सब मैंने इसलिए करवाया कि शाम की नीलामी के समय जब जेवरातों के नकली होने की बात खुलेगी तो राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह यह इल्जाम न लगा सकेगा कि उसके जेवरात वॉल्ट में रखने के दौरान बदले गए हैं, क्योंकि उसने खुद गहनों की तसल्ली कईयों के सामने की थी। उसके लिखित रूप में दे देने के कारण वॉल्ट की तरफ कोई उंगली भी न उठा सकेगा। देवराज चौहान ने सहमति भरे ढंग से सिर हिलाया। वह गहने असली ही लगेंगे, तब तक जब तक कि कोई पारखी उनको ध्यान से नहीं देखेगा। नीलामी के समय जेवरातों के नकली होने की बात आम हो जाएगी। हाँ, रंजन गुप्ता बोला। एक बात और भी है, तुम्हें बताना तो नहीं चाहता, फिर भी बता रहा हूँ। शनिवार रात वॉल्ट लूटने की कोशिश जानबूझकर की गई और यह कोशिश अनोखे लाल बाली के नेतृत्व में हुई थी। क्या? देवराज चौहान चौंक कर रंजन गुप्ता को देखता रह गया। हाँ, रंजन गुप्ता कड़वे स्वर में बोला। उसने ऐसा करके मेरी दोस्ती पर वार किया है। उसका इरादा था कि शोर शराबा के बाद चेकिंग के लिए वॉल्ट अवश्य खुलेगा और वॉल्ट खुलने पर हमारी लूट असफल हो जाएगी। दरअसल मुझसे वह जान चुका था कि कब हम अपनी योजना पर काम करने जा रहे हैं। तुमने उसे अपने साथ मिलाने से इनकार कर दिया था। इसी खुंदक में उसने ऐसा किया। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़कर छोटी होती चली गई। तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी खबर है गुप्ता। 2 पलों की खामोशी के उपरांत देवराज चौहान ने क्रोध भरे स्वर में कहा। हमने राजा का लॉकर असली जेवरातों से खाली करके उसे नकली जेवरातों से भर दिया था, परंतु रंजन गुप्ता की आंखें फटती चली गई। क्या परंतु? उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। जवाब में देवराज चौहान ने सब कुछ बता दिया। रंजन गुप्ता फटी फटी आंखों से उसे देखता रह गया। चेहरे पर अविश्वास के भाव नाच उठे। दिल की धड़कन तो जैसे रुक ही गई हो। हे भगवान, करोड़ों के जेवरात हाथ से निकल गए। रंजन गुप्ता का चेहरा देखने के लायक था। निचुड़कर पीला सा हो गया था। सच कह रहे हो? मेरे कहे पर तुम्हें शक है? नहीं, रंजन गुप्ता हाँफने लगा। तुम झूठ नहीं बोल सकते। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ।
तो वह बैकुंठलाल सारे माल पर हाथ मार ले गया। साला कुत्ता, मैं उसकी बोटी बोटी कर दूंगा, इतना मोटा माल। गुप्ता, देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर क्रूरता भरी लहजे में कहा, तुमसे मिलने से पहले मैं भी यही सोच रहा था कि बैकुंठलाल करामत दिखा गया, परंतु यह जानकर कि कोशिश करने वाला अनोखे लाल बाली था, मेरा विचार बदल गया है। क्या मतलब? अनोखे लाल बाली हमारी करोड़ों की लूट को असफल करना चाहता था, लेकिन इस काम में उसे कामयाबी नहीं मिली। तब उसने दूसरी योजना बनाई। सफल होने पर हमें जेवरातों के साथ ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मेन गेट से ही तो बाहर निकलना था। उसने वहां पर अपने आदमी लगा दिए। जब बैकुंठलाल और जगमोहन करोड़ों के जेवरातों के साथ कार में बाहर निकले तो रास्ते में बाली के आदमियों के हत्थे चढ़ गए। देवराज चौहान दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा, तुम्हारा मतलब कि बैकुंठलाल, जगमोहन और करोड़ों के जेवरात इस समय बाली के कब्जे में हैं? रंजन गुप्ता फटे फटे से स्वर में बोला, बैकुंठलाल और जगमोहन के बारे में तो विश्वास के साथ नहीं कह सकता, अलबत्ता इस बात का मुझे शक होने लगा है कि शायद वह जेवरात इस समय बाली के कब्जे में ही हो। बात कायदे की थी, रंजन गुप्ता को जची। उसका चेहरा धधक उठा। देवराज चौहान, अगर वह जेवरात बाली के कब्जे में है तो विश्वास करो, इस बात का मैं जल्दी ही पता लगा लूंगा। अगर यह बात सच्ची हुई तो अनोखे लाल बाली का नाम ही इस दुनिया से मिटा दूंगा। गुप्ता, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। गंभीर मामला है, तैश खाने से काम नहीं बनेगा, गुस्से में मामला उलट भी सकता है। मैं निश्चिंत रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं किसी भी हालत में होश नहीं गंवाऊंगा। रंजन गुप्ता ने एक एक शब्द चबाकर कहा, मैं बाली के बारे में सब कुछ मालूम करूंगा। जरूर करो, मैं जगमोहन को ढूंढूंगा। मेरी निगाहों में जगमोहन की जिंदगी जेवरातों से ज्यादा प्यारी है। देवराज चौहान ने सुलगते स्वर में कहा, जगमोहन के मिलते ही जेवरातों के बारे में भी मालूम हो जाएगा। शाम के 8 बजे स्काई बर्ड होटल के प्राइवेट हॉल में तगड़ी सिक्योरिटी के बीच राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह ने नीलामी के लिए अपने अमूल्य कीमती जेवरातों की प्रदर्शनी की। देश भर की चुनिंदा करोड़ों अरबपति हस्तियां बेशकीमती जेवरातों को खरीदने के लिए वहां आने लगी। हर किसी के साथ हीरो जवाहरातों का पारखी भी था। और फिर जेवरातों की परख होने की देर थी कि हंगामा खेज स्थिति उत्पन्न हो गई। हर पारखी के होठों पर एक ही शब्द थे कि जेवरात नकली हैं, ऐसे नकली कि जिनके 100% असली होने का आभास हो। राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह और सेक्रेटरी प्रताप सिंह को तो कई पलों तक समझ ही न आया कि यह लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। जब समझ आया तो पत्थर के बुत की भांति निर्जीव से खड़े रह गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आधे घंटे में ही यह खबर सारे शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई। सरकारी मशीनरी तेजी से हरकत में आ गई, क्योंकि नामी राजा के करोड़ों के जेवरातों से संबंधित मामला था। पुलिस और पत्रकारों का हुजूम होटल स्काई बर्ड पर टूट पड़ा। आधी रात से ज्यादा का समय हो रहा था। करीब 2-2:30 बज रहे थे कि फोन की घंटी तीव्रता से बजने लगी और तब तक बजती रही जब तक कि 33 वर्षीय राजीव खत्री की आंख न खुल गई। तकिए के बीच में से उसने अपना नींद से भरा चेहरा उठाया और नाराजगी भरी निगाहों से फोन को देखा, जो ठीक उसके सिर के करीब पड़ी तिपाई पर पड़ा बज रहा था। हेलो, राजीव खत्री ने रिसीवर उठाकर तीखे लहजे में कहा। गुड मॉर्निंग। दूसरी तरफ से आती मीठी आवाज़ उसकी कानों में पड़ी। मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसका मुझे अफसोस है। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त अपने सामने देखना चाहता हूँ। उस आवाज़ को सुनते ही राजीव खत्री की नींद उड़ चुकी थी। अभी? इसी वक्त? राजीव खत्री के स्वर में आश्चर्य उभर आया। यस, इट्स इमरजेंसी, क्विक। राजीव खत्री ने रिसीवर रखा और उछलकर बेड से नीचे आ गया। 45 मिनट के बाद ही राजीव खत्री सीबीआई के ऑफिस में अपने चीफ मिस्टर पीपी के सामने कुर्सी पर बैठा था। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई सर कि मुझे आधी रात को बुलाना पड़ा? तुम सो रहे हो और पूरे शहर में हंगामा मचा पड़ा है। मिस्टर पीपी ने अपने झुर्रियों से भरे चेहरे पर हाथ फेरकर गंभीर स्वर में कहा। पिछली रात होटल स्काई बर्ड में राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह अपने खानदानी कीमती करोड़ों के जेवरातों की नीलामी कर रहा था। होटल के बाहर पुलिस का भी पहरा था। जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ।
राजीव खत्री का चेहरा गंभीरता से भर गया। राजा ने सुपर वॉल्ट में जेवरात रखे हुए थे। शनिवार रात वॉल्ट लूटने की चेष्टा की गई। सामने से की गई कोशिश असफल रही और बगल के ऑफिस कॉम्प्लेक्स से किसी दूसरी पार्टी ने रास्ता बनाकर वॉल्ट में प्रवेश कर लिया, परंतु वॉल्ट में मौजूद मिनी लॉकरों को न खोल पाने के कारण उन लोगों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। हाँ, और पिछली शाम जब नीलामी के लिए जेवरात पेश किए गए तो वह सारे जेवरात। मिस्टर पीपी ठिठके, फिर बोले, नकली निकले। राजीव खत्री हैरत से उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हैं आप? करोड़ों के जेवरात नकली? हाँ, मिस्टर पीपी ने चिंतायुक्त लहजे में कहा। राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि उसने सुपर वॉल्ट में असली जेवरात रखे थे। वह कहता है कि वॉल्ट में घुसने वाले लुटेरों ने उसके लॉकर को खोल लिया था। असली जेवरातों को निकालकर सावधानी से नकली वहां रख दिए गए, यानी कि सारी गड़बड़ वॉल्ट में ही हुई है। उसने सुपर वॉल्ट के मालिकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। राजीव खत्री ने व्याकुलता से पहलू बदला। जेवरात निकालने के लिए जब लॉकर खोला गया तो वह ठीक था? हाँ, कई लोगों की उपस्थिति में राजा का लॉकर खोला गया। पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे। लॉकर वैसे ही बंद था जैसे बंद होता है। जब यह बात उठी तो राजा ने कहा कि किसी शातिर ताला तोड़ने लॉकर खोला और फिर बंद कर दिया। वॉल्ट के मालिकों का क्या कहना है? वह कहते हैं कि लुटेरे वॉल्ट में घुसे जरूर, परंतु बिना कोई लॉकर खोले ही वापस चले गए। उनसे लॉकर नहीं खुल सका। अगर उन्होंने राजा का लॉकर खोलकर बंद किया होता तो लॉकर खोलने पर कोई न कोई अड़चन अवश्य पैदा होती, जबकि नहीं हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि लॉकर में राजा ने नकली जेवरात ही रखे थे। क्यों, इसका कारण वह नहीं जानते। राजीव खत्री ने पुनः पहलू बदला। इस बारे में आपका क्या ख्याल है सर? मिस्टर पीपी ने कई पलों की चुप्पी के पश्चात गंभीर स्वर में कहा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह को झूठा नहीं मान सकता। वह देश की जानी मानी हस्ती है। इस तरह नीलामी में नकली जेवरात पेश करके लोगों में मजाक नहीं बनना चाहेंगे। और मैं वॉल्ट के मालिकों को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकता, क्योंकि वह अपनी जगह पर सही हैं। राजीव खत्री की आंखें सिकुड़ गई। आपका मतलब कि वॉल्ट में प्रवेश करने वाले लुटेरों ने राजा के लॉकर को खोला, उसमें से असली जेवरात निकाले और उसकी जगह हूबहू नकली जेवरात रख दिए, फिर लॉकर को वैसे ही बंद कर दिया जैसे कि वह पहले बंद था। मिस्टर पीपी ने सहमति से सिर हिलाया। तो फिर सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल तो यह पैदा होता है कि लुटेरों के पास राजा के असली जेवरातों जैसे नकली जेवरात कैसे आए? किसी से तो बनवाए होंगे, और बनवाने के लिए असली जेवरातों को कारीगर को दिखाना जरूरी है। ऐसे में लुटेरों ने कारीगर को असली जेवरात कैसे दिखाए? अगर इन सवालों का जवाब मेरे पास होता तो अवश्य तुम्हें बता देता, मिस्टर पीपी ने गंभीर लहजे में कहा। वॉल्ट में जबरदस्त अलार्म सिस्टम है। बिना अनुमति के भीतर प्रवेश करते ही कानों के पर्दे फाड़ देने वाला अलार्म बजने लगता है। दिलचस्प बात तो यह है कि लुटेरों ने जब वॉल्ट में प्रवेश किया तो अलार्म बजा ही नहीं। चेक करने पर मालूम हुआ अलार्म को किसी ने ऑफ कर दिया था, और वह किसी वॉल्ट का कर्मचारी ही हो सकता है। राजीव खत्री के होठ सिकुड़ गए। इससे तो साफ जाहिर है कि वॉल्ट का ही कोई कर्मचारी उन लुटेरों से मिला हुआ है। मिली भगत के बिना वह इस काम में सफल नहीं हो सकते थे। होटल स्काई बर्ड का हॉल सील करवा दिया गया है, मिस्टर पीपी ने कहा। तुम चाहो तो वहां जाकर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। राजीव खत्री ने बात काटकर गंभीर स्वर में कहा, जेवरात सुपर वॉल्ट में लुटेरों ने बदले हैं, इसलिए काम सुपर वॉल्ट से ही शुरू होना चाहिए। जैसा तुम ठीक समझो। ऑफिशियल तौर पर मैं यह केस तुम्हें सौंप रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है हर बार की तरह इस बार भी तुम्हें सफलता ही मिलेगी। कहने के साथ ही मिस्टर पीपी मुस्कुराए, जबकि राजीव खत्री विचारों में डूबा सिर्फ सिर ही हिलाकर रह गया। अगले दिन सुबह ठीक 9 बजे वॉल्ट खुला। रंजन गुप्ता ने अपनी निगरानी में वॉचमैनों को भीतर और बाहर तैनात करवाया। राजा के जेवरात नकली होने के बारे में सब जान चुके थे, इसलिए वॉल्ट में तनावपूर्ण अजीब सा माहौल था। जिन वॉचमैनों की ड्यूटी वॉल्ट में होती थी वह सहमी सहमी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि अगर जेवरात लॉकर में बदले जाने का मामला सिद्ध हो गया तो इस मामले को लेकर वह फंस सकते थे कि अलार्म किसने बंद किया।
रंजन गुप्ता वॉल्ट संबंधी मामले में निश्चिंत नजर आ रहा था। अलबत्ता जगमोहन बैकुंठ लाल और करोड़ों के जेवरातों को लेकर मन ही मन परेशान था। लंबे अरसे से वह करोड़ों का सपना देख रहा था और जब सपना साकार होने जा रहा था तो जेवरात गायब हो गए। उसके मन में यह बात बार बार आ रही थी कि इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि अनोखे लाल बाली ने ही सारी गड़बड़ की हो। बाली जानता था कि भीतर डकैती हो रही है, वॉल्ट लूटा जा रहा है। खुंदक में उसने लूट असफल बनाने के लिए वॉल्ट में सामने से हल्ला बोला, परंतु जो वह चाहता था पूरा नहीं हुआ तो उन लोगों के बाहर आने की राह देखने लगा। आखिर लूट के पश्चात माल सहित ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मेन गेट से ही बाहर निकलना था। और जब जगमोहन बैकुंठ लाल करोड़ों के जेवरातों के पश्चात बाहर निकले तो बाली की गिरफ्त में जा फंसे। बहरहाल बाली के आदमियों में मौजूद अपने विश्वसनीय आदमी से वह संपर्क बनाने की चेष्टा में था। उस आदमी से मिलने पर यह बात तो साफ हो जाएगी कि इस मामले में बाली का हाथ है या नहीं। इन्हीं विचारों में उलझा रंजन गुप्ता वॉल्ट से बाहर आया तो उसकी निगाह राजीव खत्री पर जा टिकी, जो वॉचमैन से बातें कर रहा था। रंजन गुप्ता उसके पास जा पहुंचा। मेरा नाम राजीव खत्री है, फ्रॉम सीबीआई। राजीव खत्री रंजन गुप्ता को अपना आई कार्ड दिखाता हुआ बोला। राजा के जेवरातों के नकली होने का मामला मुझे सौंपा गया है, इसी संबंध में मैं यहाँ आया हूँ। राजीव खत्री। रंजन गुप्ता मन ही मन सतर्क हो उठा। कई मामलों में वह राजीव खत्री का नाम सुन चुका था। उसके बारे में यह बात तो आम थी कि वह सीबीआई का हद दर्जे का खतरनाक जासूस है। राजीव खत्री को वह पहली बार देख रहा था। अलबत्ता उसने सोचा हुआ था कि राजीव खत्री कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा। अपने मनोभावों पर काबू पाकर रंजन गुप्ता मुस्कुराया। बहुत नाम सुना था आपका, लेकिन मुलाकात आज पहली बार हो रही है। बहरहाल मुझे खुशी है कि आप जैसा काबिल इंसान इस मामले की तफ्तीश कर रहा है, तो जल्दी ही दूध का दूध और पानी का पानी लोगों के सामने आ जाएगा। हमारा वॉल्ट सबसे सुरक्षित वॉल्ट है। यह ठीक है कि वह लुटेरे भीतर प्रवेश कर गए, परंतु लॉकरों का ताला खोलने में असफल रहे। जेवरातों के बदले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर यह बात भी सच मान ली जाए तो इसमें जरा भी शक नहीं रह जाता कि इस लूट में राजा का अपना ही कोई आदमी शामिल है, क्योंकि नकली जेवरात बनाने के लिए कारीगर को असली जेवरातों का नमूना दिखाना आवश्यक है, और असली जेवरातों को राजा का कोई करीबी आदमी ही इस काम के लिए हथिया सकता है। करीबी और खास आदमी। राजीव खत्री सहमति से सिर हिलाने के पश्चात बोला, आप कब से इस वॉल्ट में काम कर रहे हैं मिस्टर रंजन गुप्ता? 4 सालों से। उससे पहले आप कहाँ थे? मेरी अपनी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी थी, लेकिन इस देश में अभी प्राइवेट जासूस कामयाब नहीं है। काम नहीं चला तो बतौर जासूस इस वॉल्ट में नौकरी हासिल कर ली। मैंने स्कॉटलैंड से जासूसी का परीक्षण लिया था। गुड। राजीव खत्री ने सिर हिलाया। वॉल्ट में मौजूद राजा के लॉकर देखना चाहता हूँ, जिसमें राजा के जेवरात पड़े थे। ज़रूर, आइए। राजीव खत्री के साथ रंजन गुप्ता और संपत लाल आहूजा वॉल्ट में पहुंचे। राजीव खत्री की निगाह कटी हुई दीवार पर जा टिकी। इसके दूसरी तरफ ऑफिस है? हाँ, वैसे ऑफिस सील कर दिया गया है। हमारे 4 आदमी वहां सतर्कता से पहरा दे रहे हैं। कल तक यह दीवार पहले की ही तरह बंद कर दी जाएगी। सुनने में आया है कि लुटेरों ने किसी के हाथ पांव भी बांध दिए थे। जिस ऑफिस से लुटेरों ने प्रवेश किया उसके बगल के ऑफिस का मालिक था अमरनाथ वर्मा। वह अचानक ही ऊपर से आकर उनके बीच फंस गया था। राजीव खत्री ने राजा के लॉकर का मुआयना किया। इसे खोलना? राजीव खत्री ने रंजन गुप्ता से कहा। रंजन गुप्ता के इशारे पर संपत लाल आहूजा ने चाबियां लगाकर लॉकर खोल दिया। 10 मिनट तक राजीव खत्री लॉकर का मुआयना करता रहा। भीतर से लीवरों के आपस में फंसने वाली कड़ियों को चेक किया। फिर सीधा खड़े होते हुए उसने सिगरेट सुलगाकर रंजन गुप्ता से कहा, इस लॉकर को खोला गया है। क्या? रंजन गुप्ता के साथ संपत लाल आहूजा भी चौंका। हाँ, इस लॉकर को खोलकर बंद किया गया है। यह काम किसी माने हुए ताले खोलने वाले ने किया है। बाहर से तो लॉकर ठीक है, कोई निशान नहीं, परंतु भीतर लीवरों पर कई तरह के हल्के हल्के निशान हैं। उन निशानों का अंदाजा बताता है कि लॉकर खुला था। मेन लीवर का आखिरी कोना जो लॉक में अपना अहम किरदार निभाता है,
उस कोने पर असंख्य छोटे छोटे निशान हैं। अगर वहाँ पर निशान न होते तो अन्य निशानों को देखकर शक होता कि इसका लॉक खुला कि नहीं, परंतु मेन लीवर के आखिरी कोने पर असंख्य निशान जाहिर कर रहे हैं कि खोलने वाले ने लॉक के मेन लीवर को अपनी जगह से हिलाकर तिजोरी खोली थी। रंजन गुप्ता लगभग दौड़ने के से अंदाज में आगे बढ़ा। लॉकर के खुले दरवाजे के लीवरों को चेक करने लगा। 2 मिनट बाद सीधा होते हुए चिंता भरे अंदाज में राजीव खत्री को देखने लगा। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर खत्री, लॉकर वास्तव में खुलकर बंद हुआ है। लुटेरों ने राजा के असली जेवरात निकालकर वहां नकली रख दिए। लेकिन नकली? बिल्कुल वैसे ही असली नजर आने वाले नकली जेवरात लुटेरों के हाथ कैसे लगे, या कैसे उन्होंने किसी से बनवा लिए? रंजन गुप्ता स्वर में बेचैनी भर लाया था। सब बातों का जवाब मिलेगा, राजीव खत्री ने शांत लहजे में कहा। धीरे धीरे सब कुछ मालूम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब आपसे पूछना चाहता हूँ कि लूट की रात वॉल्ट का अलार्म किसने बंद किया? क्या मतलब? रंजन गुप्ता चौंका। सीधी सीधी बातों के कोई मतलब नहीं होते मिस्टर गुप्ता। जब वॉल्ट खोला गया तो आपने चेक किया था कि अलार्म का स्विच ऑफ था। हाँ था। यह स्विच शनिवार शाम उस समय बंद किया गया था जिस समय वॉल्ट बंद किया जा रहा था। इस स्विच को वही ऑफ कर सकता है जो लुटेरों से मिला हुआ हो और वॉल्ट बंद करने के आखिरी समय तक वॉल्ट में ही हो। क्या आप मुझे बताएंगे कि वॉल्ट को बंद करने का सिस्टम क्या है? राजीव खत्री ने भावहीन स्वर में पूछा। क्यों नहीं? गंभीरता की आड़ में रंजन गुप्ता ने अपनी हड़बड़ाहट को छिपा लिया। जैसे कि इस समय 2 गार्ड वॉल्ट के भीतर हैं। उस शाम भी 2 गार्ड वॉल्ट के भीतर थे। 6-6 घंटे की ड्यूटी होती है। इनकी ड्यूटी 3 बजे खत्म होगी और 3 बजे दूसरे 2 आ जाएंगे। वॉल्ट को बंद करते समय मैं, मैनेजर संपत लाल आहूजा जी और भीतर मौजूद 2 गार्ड होते हैं। हम दोनों भीतर आकर गार्डों को बाहर निकालकर वॉल्ट बंद करते हैं और बंद करने से पहले अलार्म चेक करते हैं कि वह ऑन है या ऑफ। रंजन गुप्ता ने हिचकिचाकर राजीव खत्री को देखा। हाँ, यह चेकिंग भी हमारे रोज के काम का हिस्सा है। संपत लाल आहूजा बोल पड़ा। यूं कि यह रूटीन चेकिंग है, इसलिए कभी नहीं भी की जाती, जबकि करनी चाहिए। हाँ, करनी तो चाहिए। शनिवार शाम वॉल्ट बंद करते समय अलार्म के स्विच को नहीं देखा गया। संपत लाल आहूजा और रंजन गुप्ता की निगाहें मिली। जाहिर है नहीं देखा गया। रंजन गुप्ता ने धीमे किंतु अफसोस भरे लहजे में कहा। अगर देखा गया होता तो अलार्म के स्विच को ऑफ देखकर हमने पहले ही सावधान हो जाना था कि यह स्विच किसने बंद किया। यह बात तो स्पष्ट हो गई कि आप दोनों की लापरवाही के कारण ही लुटेरे अपनी योजना में कामयाब रहे। अगर आप दोनों रूटीन चेकिंग की तरफ खास तवज्जो दे रहे होते तो अलार्म स्विच ऑन ही रहना था और लुटेरे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते थे। राजीव खत्री ने बारी बारी दोनों को देखा। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि अलार्म स्विच किसने ऑफ किया। यह उन दोनों गार्डों में से किसी एक की। मिस्टर गुप्ता, आप स्कॉटलैंड से प्रशिक्षण प्राप्त जासूस हैं। मुझे हैरानी है कि इतनी मामूली सी बात पहले ही आपके दिमाग में क्यों ना आई। रही बात कि अलार्म का स्विच ऑफ करना उन दोनों गार्डों की हरकत रही होगी या उनमें से एक की, इस बात को आप सोच सकते हैं। मेरा सोचना यह है कि अलार्म का स्विच बंद करने के पीछे दोनों गार्डों और आप दोनों में से किसी एक का हाथ है। राजीव खत्री का स्वर शांत था। क्या मतलब? दोनों चौंके। आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि अलार्म का स्विच हमने ऑफ किया था। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। मिस्टर गुप्ता, अगर आप उन गार्डों पर अलार्म बंद करने का आरोप लगा सकते हैं तो मैं आप पर क्यों नहीं लगा सकता। उस वक्त आप चारों वॉल्ट में थे। कोई भी उन लुटेरों का साथी हो सकता है। कोई भी नज़र बचाकर अलार्म स्विच ऑफ कर सकता है। संपत लाल आहूजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मिस्टर खत्री, आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। मैं? संपत लाल आहूजा जी, राजीव खत्री उसकी बात काटते हुए कठोर लहजे में कह उठा। मैं अभी बहुत कम बोल रहा हूँ। सच बात तो यह है कि शनिवार शाम आप दोनों ने ही लापरवाही की, अलार्म स्विच को चेक नहीं किया। यह काम आप लोगों का था, उन गार्डों का नहीं। आप लोगों ने अपनी ड्यूटी अधूरी की। कोई बड़ी बात नहीं कि आप दोनों ही लुटेरों के साथ मिले हुए हों। मिस्टर खत्री, मैं
संपतलाल आहूजा क्रोध में कांपते हुए कुछ कह नहीं चाह रहा था कि रंजन गुप्ता उसे देखकर बोला, खत्री साहब ठीक कह रहे हैं। इनकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही कहता, ऐसा ही सोचता। बाजी इनके हाथ में है। यह जो भी कहें वही ठीक माना जाएगा, क्योंकि हमने सबसे बड़ी गलती तो यह कर दी कि शनिवार शाम हमने अलार्म चेक नहीं किया। इसी कारण हम दोनों संदेह के दायरे में आ खड़े होते हैं। मैं चाहूं तो इसी बिना पर आपको अभी गिरफ्तार कर सकता हूं। राजीव खत्री ने पुनः शांत स्वर में कहा, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जल्दी भी क्या है, अभी तो मैंने इस केस पर काम शुरू ही किया है। अगर मुझे आगे बढ़ने का कोई और रास्ता नहीं मिलेगा तो तुम लोगों को पकड़कर ले जाना ही पड़ेगा। संपतलाल आहूजा का चेहरा घबराहट से भर उठा। रंजन गुप्ता अपने चेहरे पर यह भाव दर्शाने में सफल रहा कि वह अपनी घबराहट को छिपाकर हौसले का सबूत दे रहा है। शनिवार शाम मौजूद दोनों गार्डों के पते मुझे दो, खत्री बोला। दोनों गार्डों के पते नोट करा दिए गए। मेरी रिपोर्ट की बिना पर तुम्हारा मालिक भी तुम दोनों को लापरवाही के कारण नौकरी से निकाल सकता है। राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह भी तुम दोनों पर केस कर सकता है कि अलार्म चेक न किए जाने की वजह के कारण ही उसके जेवरातों तक लुटेरे पहुंच सके। मेरा कहने का मतलब है, ऐसे हालात भी आ सकते हैं कि तुम दोनों के बदनों पर पड़े कपड़े तक बिक जाए और बाकी की उम्र जेल में ही बीते। रंजन गुप्ता को उसकी बात में दम लगा। वास्तव में ऐसा हो सकता था। संपतलाल आहूजा घबराकर गुप्ता को देखने लगा। गुप्ता, हम दोनों ने शनिवार शाम अलार्म का स्विच चेक किया था। वह ठीक ठाक था, चालू अवस्था में था। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम लोगों ने स्विच चेक नहीं किया था। हमने नहीं कहा, तुमने गलत सुना होगा। संपतलाल आहूजा फाड़ खाने वाले स्वर में बोला। क्यों गुप्ता, हमने ऐसा कुछ कहा था? रंजन गुप्ता मुस्कुराया, परंतु बोला कुछ नहीं। घबराओ मत। उसे खामोश पाकर संपतलाल आहूजा ने तीव्र स्वर में कहा, यह इस बात को साबित नहीं कर सकेगा कि हमने अलार्म का स्विच चेक नहीं किया। साबित तो मैं यह भी कर दूं कि तुम लुटेरों के साथ वॉल्ट में घुसे थे। राजीव खत्री ने हौले से हंसकर कहा, कुछ भी कैसा भी साबित करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर भी तुम्हारी बात को मानकर चला जाए तो अलार्म क्यों नहीं बजा? सोमवार सुबह जब वॉल्ट खुला तो अलार्म स्विच ऑफ कैसे पाया गया? मामूली सी बात है। संपतलाल आहूजा अब तक अपनी घबराहट पर काबू पा चुका था। जो लुटेरे सुपर वॉल्ट जैसी जगह में प्रवेश करने का चोरी छिपे रास्ता बना सकते हैं, उन्होंने इस बात का भी कोई इंतजाम कर लिया होगा कि उनके दीवार काटने पर अलार्म न बजे। बाद में सावधानीवश भीतर आकर उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। खूब। राजीव खत्री मुस्कुराया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। अब मुझे जरा यकीन हो गया है कि तुम लुटेरों के साथ अवश्य वॉल्ट में प्रवेश हुए थे। संपतलाल आहूजा का चेहरा फक, आंखों में दहशत, होठ कांप रहे थे, परंतु कोई शब्द न निकल रहा था। संपतलाल, रंजन गुप्ता ने गंभीर स्वर में कहा, इसके सामने ज्यादा बात न करो, खामोशी रहो और न ही ज्यादा चालाक बनने की चेष्टा करो। जो गलती मान चुके हो उसे आखिर तक मानते रहो। कहे हुए शब्दों में बदलाव मत लाओ, या फिर पहले ही इस बात को सोचकर रखते हैं कि इस सवाल के जवाब में क्या कहना है। संपतलाल आहूजा सूखे होठों पर जीभ फेरता हुआ खत्री को देखता रहा। राजीव खत्री मुस्कुराया। शनिवार शाम तुमने अलार्म चेक किया था और अलार्म चालू था। राजीव खत्री बोला। नहीं। संपतलाल आहूजा घबराकर कह उठा, हमने अलार्म चेक नहीं किया, भूल गए थे। हमसे वास्तव में लापरवाही हो गई थी। भूल गए थे या खुद ही अलार्म बंद कर दिया था? मैं भला क्यों अलार्म बंद करूंगा? मैंने अलार्म बंद नहीं किया। शायद गलती से स्विच पर हाथ लग गया हो। नहीं, आहूजा सूखे स्वर में बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजीव खत्री ने रंजन गुप्ता को देखा। मुझे इस कटी दीवार के रास्ते उसके ऑफिस तक ले चलो, जिसके हाथ पांव को बांधकर लुटेरों ने एक तरफ डाल दिया था। रंजन गुप्ता ने सहमति से सिर हिला दिया। रास्ते में राजीव खत्री ने वहां पड़ी ड्रिल मशीन को देखा, अन्य सामानों को चेक किया। इसमें उसका आधा घंटा लगा। कटी दीवार से लेकर ऑफिस दीवार और रिसेप्शन तक 6 गार्ड हथियार थामे सतर्क मुद्रा में खड़े थे। उन दोनों को देखते ही अमरनाथ वर्मा के चेहरे पर घबराहट हावी हो गई। वह ऑफिस में मौजूद था,
परंतु भय के मारे उससे कोई काम नहीं हो रहा था। स्टाफ के 5 व्यक्ति ही काम करने में लगे थे। कठिनता से उसने पुलिस के सवालों का जवाब देकर अपनी जान बचाई थी। तुम जाओ, राजीव खत्री ने रंजन गुप्ता से कहा। रंजन गुप्ता ने फौरन सहमति से सिर हिलाया और बाहर निकल गया। राजीव खत्री ने मुस्कुराकर उसे देखा। अमरनाथ वर्मा जी, मैं सीबीआई का ऑफिसर हूँ और जेवरातों के मामले में जांच कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में आपसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ। मालूम हुआ है कि आपको लुटेरों ने बांधकर एक तरफ डाल दिया था। अमरनाथ वर्मा का चेहरा घबराहट से भर गया। आप घबरा क्यों रहे हैं? राजीव खत्री मुस्कुराया। मैं तो आपसे सीधे सीधे 2-4 सवाल पूछने आया हूँ। 1 मिनट, यहाँ पर मौजूद स्टाफ के दोनों आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के लिए कहेंगे? अमरनाथ वर्मा के कहने पर ऑफिस में मौजूद दोनों असिस्टेंट रिसेप्शन वाले हिस्से में चले गए। खत्री ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब बताइए, घबराने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ भी आप जानते हैं सब कुछ बता दीजिए कि क्या क्या हुआ था, वह कौन लोग थे। अमरनाथ वर्मा ने सब कुछ बता दिया। इस सब कुछ में सिर्फ उतना कुछ ही शामिल था जितना कि उसने पुलिस वालों को बताया था। राजीव खत्री ने धैर्यपूर्ण अमरनाथ वर्मा की सारी बात सुनी। तो उसका नाम देवराज चौहान है, जो इस लूट का नेता था। खत्री ने वर्मा को देखा। अमरनाथ वर्मा ने सहमति से सिर हिलाया। और उसके साथी? उनके बारे में मैं नहीं बता सकूंगा। उनमें से 3 तो उस समय कारीगरों के वेश में थे। बाकी एक को देवराज चौहान अपना मैनेजर बता रहा था। मैनेजर को तो फिर भी मैंने एक निगाह देखा, परंतु उन तीनों बढ़इयों को देखने की मैंने ज़रूरत ही नहीं समझी। वर्मा ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। उसका मैनेजर कैसा था? छोटा सा, गोला सा, सांवला रंग था। बड़ा आम सा दिखने वाला इंसान था। हर 5 में से एक इंसान आपको ऐसा ही नजर आ जाएगा। देवराज चौहान के बारे में कुछ बताओ। जो भी जानता था आपको बता चुका हूँ। राजीव खत्री ने अमरनाथ वर्मा की आंखों में झांका। उन्होंने आंखों देखे गवाह यानी कि आपको जिंदा कैसे छोड़ दिया? दरअसल अमरनाथ वर्मा ने पहलू बदला। वह लोग मुझे जिंदा छोड़ने के हक में नहीं थे, लेकिन देवराज चौहान से मेरी कई मुलाकातें हो चुकी थी। यदा कदा ऑफिस में वह आता रहता था, उसी के कारण मैं जिंदा बचा हूँ। उसने यह कहकर अपने साथियों को समझाया कि डकैती के साथ हत्या भी शामिल हो जाए तो मामला गंभीर हो जाता है, इसलिए हमें हत्या नहीं करनी है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, यह शब्द देवराज चौहान ने महज मुझे बचाने के लिए कहे। क्यों? कहा ना, हम लोग कई बार मिल चुके थे। हम में हंसी मजाक होती रहती थी। वह नहीं चाहता था कि खामखा मैं मारा जाऊं। इसी बात से जाहिर होता है कि देवराज चौहान अच्छा इंसान है। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं आ रहा कि उसने वॉल्ट लूटा है। सब कुछ मुझे सपना सा लग रहा है। देवराज चौहान को देखते ही पहचान लोगे? क्यों नहीं, एकदम पहचान लूंगा। उसके मैनेजर को? मैनेजर के बारे में यकीन के साथ नहीं कह सकता। पहचान जाऊं, शायद ना भी पहचान पाऊं। वक्त आने पर ही पता चलेगा। देवराज चौहान ने अपने मैनेजर का नाम बताया था? नाम याद नहीं। अगर बताया भी था तो याद नहीं। राजीव खत्री ने पुनः अमरनाथ वर्मा की आंखों में झांका। मिस्टर अमरनाथ वर्मा, हालांकि आपने मेरी हर बात का जवाब दिया है और ठीक ही दिया है, फिर भी मुझे आपके जवाबों से तसल्ली नहीं हुई। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि आप कुछ छिपा रहे हैं। मैं छिपा रहा हूँ? यह आप कैसे कह सकते हैं? कुछ बातें सिर्फ महसूस ही की जा सकती हैं, उन्हें बताया नहीं जा सकता। राजीव खत्री ने मुस्कुराकर कहा। जो छिपा रहे हैं वह भी बता दीजिए। मैं आपसे? किसने कहा कि मैं छिपा रहा हूँ? हड़बड़ाकर अमरनाथ वर्मा तीव्र लहजे में बोला। जो बातें आपने पूछी मैंने ठीक ठाक जवाब दे दिया। बस तो कभी भी नहीं होती मिस्टर वर्मा। राजीव खत्री मुस्कुरा रहा था। सिलसिला चलता ही रहता है, चाहे वह कैसा भी हो। मैं चाहूँ तो आपको लुटेरों का साथी सिद्ध कर सकता हूँ। यह कहकर कि आपके पड़ोस के ऑफिस में मशीन चल रही थी, दीवार काटी जा रही थी। आप खुद कबूल कर चुके हैं कि कई बार देवराज चौहान के ऑफिस में हो आए थे। कहानी यूँ बन सकती है कि सब कुछ आपकी देख रेख में हो रहा था। यूँ तो आप अपने ऑफिस में थे, परंतु बीच बीच में चक्कर लगाकर देख कर आते थे कि सब काम ठीक चल रहा है या नहीं,
और जब सारा काम निपट गया तो आपने जानबूझकर खुद को बंधवा लिया ताकि कोई आप पर शक न कर सके। अमरनाथ वर्मा का चेहरा आतंक से भर उठा। यह सच नहीं है। फिर सच क्या है? मेरा भला लुटेरों से क्या वास्ता? मैं तो खामखा ही उनके। मिस्टर वर्मा, राजीव खत्री ने उसकी बात काटी। आप कुछ छिपा रहे हैं। सच बात मुझे बता नहीं रहे। जैसे कि उनमें से 3 बढ़ई के वेश में थे, मानता हूँ, लेकिन जब तुम उन लोगों की गिरफ्त में पहुँच गए तब तो वह बढ़ई नहीं थे, खुलकर तुम्हारे सामने आ गए थे। तब तो तुमने उन्हें अच्छी तरह देखा होगा। किसी का चेहरा, किसी का हुलिया तो याद रहा होगा, किसी के चेहरे की कोई निशानी, किसी का नाम, किसी की कोई खासियत। इतनी सारी बातें हैं, कोई तो तुम्हें याद रहनी चाहिए। अवश्य याद होगी, लेकिन तुमने नहीं बताया। नहीं बताया तो जाहिर है कुछ और बातें भी होंगी जो तुम नहीं बता रहे। मुझे कोई खास जल्दी भी नहीं है पूछने की। मैं कल दिन में फिर आऊँगा। सोच लेना कि मुझे बताना है कि नहीं। नहीं बताओगे तो नतीजा तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। हमारे पास पूछने के सैकड़ों तरीके होते हैं और तुम्हारा बूढ़ा शरीर उन तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। राजीव खत्री के स्वर में धमकी के भाव को स्पष्ट महसूस करके अमरनाथ वर्मा सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया। मैं कल आऊँगा, तब तक अपना अच्छा बुरा सोच लेना। अब तुम अपने असिस्टेंट सुधीर चौधरी को बुलाओ, जिससे देवराज चौहान तुम्हें पकड़ लेने के बाद मिला और उसे बेवकूफ़ बनाकर ऑफिस से चलता कर दिया। सुधीर चौधरी को बुलाया गया। खत्री ने उससे बात की, काफ़ी कुरीदा, परंतु कोई भी काम की बात हासिल न हुई। खत्री ने अमरनाथ वर्मा को अपने कल आने के बारे में याद दिलाया, फिर बाहर चला गया। उसके बाद राजीव खत्री उन दोनों गार्डों के घरों में उससे अलग अलग मिला, जिनकी ड्यूटी शनिवार शाम वॉल्ट में थी। उनसे काफ़ी लंबी बात हुई। राजीव खत्री उनसे बातें करने के पश्चात इसी नतीजे पर पहुंचा कि दोनों गार्ड सिरे से बेकसूर हैं। इसका मतलब वॉल्ट का अलार्म रंजन गुप्ता या संपत लाल आहूजा में से किसी एक ने ऑफ किया है। इन दोनों में से कोई एक वॉल्ट में प्रवेश करने वाले लुटेरों से मिला हुआ है, उनके बारे में जानता है। वह एक कौन हो सकता है, रंजन गुप्ता या संपत लाल आहूजा? तभी राजीव खत्री की कलाई पर बंधी घड़ी में से पतली सी सुई निकलकर कलाई की मांस में चुभने लगी। यानी कि उसका चीफ पीपी उसे याद कर रहा था। वह सीधा ऑफिस पहुंचा और कुछ ही देर में वह पीपी के सामने मौजूद था। खत्री, एक सूचना है तुम्हारे लिए, मिस्टर पीपी ने कहा। कल सुबह एक आदमी पुलिस को बेहद घायल अवस्था में पड़ा मिला, उस सड़क पर, जो सड़क सीधे यशोदा बिल्डिंग या ऑफिस कॉम्प्लेक्स की इमारत तक सीधी आती है। सीधी सड़क पर 2.5 किलोमीटर आगे। उसके जिस्म पर चाकुओं के निशान थे। उस समय तो पुलिस ने रंजिश का आम मामला समझा, परंतु जब वॉल्ट लूटे जाने और जेवरातों के नकली निकलने के बारे में पता चला तो इंस्पेक्टर ने जाने क्या सोचकर आज सुबह उन वॉचमैनों को बुलाया जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स के बाहरी गेट पर तैनात थे। वॉचमैनों ने देखते ही उसे पहचान लिया कि यह आदमी उस देवराज चौहान के साथ था, जिसके ऑफिस में बढ़ई काम कर रहे थे। यानी कि सड़क पर मिला वह घायल व्यक्ति लुटेरों का ही साथी है। संयोग से हम लुटेरों के काफ़ी नज़दीक आ पहुँचे हैं। मेरे ख्याल से लुटेरों में माल को लेकर झगड़ा हो गया होगा या कोई और वजह। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।